हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। सेम राइट्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है एलजीबीटी कम्युनिटी को इंडिया में शादी करने की इजाज़त शायद मिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इस हक में है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी अप्रूवल दे दी है। अब सेम सेक्स मैरिजेज इंडिया के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं अपने क्विज़ के साथ में। 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्लास के अंदर पूरा ध्यान रखें आर्टिकल के ऊपर, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं और साथ में जो ग्रामर वोकैबुलरी आपको बताई जाए वो सारी ग्रामर के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्यूशंस इनके क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी सेम राइट्स। राइट का मतलब है हक, अधिकार, और सेम का मतलब है बिल्कुल बराबर, बिल्कुल उतने ही, बिल्कुल वैसे ही। कह रहा है अब एलजीबीटी कम्युनिटी को भी सेम राइट्स इंडिया में मिलने लगे हैं और जो थोड़ी बहुत कमी बेशी है वो सुप्रीम कोर्ट और सेंटर अब पूरी कर देंगे। सेम सेक्स मैरिजेज इंडिया में देखने को मिलेंगी। एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के लोग जो हैं अब बच्चों को अडॉप्ट भी कर पाएंगे। तो ये सब जो है इंतजाम भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट अब करने जा रही है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये। कह रहा है जी एज रिलेशनशिप्स चेंज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑन फ्रीडम्स एंड लिबर्टीज मस्ट एक्सपैंड। अब ये जो एज है ना, एज, इसका मैं आपको बताऊंगा 2 बेसिक इसके जो है ना यूसेज होते हैं। आज दूसरा वाला यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है जैसे जैसे। कह रहा है जी जैसे जैसे, एज जैसे जैसे रिश्ते बदलते हैं, रिलेशनशिप्स चेंज होती हैं, वैसे वैसे होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं, संवैधानिक अधिकार जो हैं, फ्रीडम और लिबर्टीज़ पे, हमारी आज़ादी और स्वतंत्रताओं पे, कह रहा है उनको भी एक्सपेंड होना चाहिए, उनको भी बदलना और आगे बड़ा होना चाहिए। तो आज से 50 साल पहले सेम सेक्स रिलेशनशिप्स नहीं होते थे, आजकल हो रहे हैं। तो जब इनको आपने मान ही लिया है कि ये सही हैं संवैधानिक तौर पे, तो फिर इनको अधिकार भी संविधान के हिसाब से उतने दिए जाएं जितने दूसरी मैरिजेज में आप लोगों को देते हैं। आगे बात समझ में। रिलेशनशिप्स की वर्ब है चेंज, राइट्स की वर्ब है मस्ट एक्सपैंड। एज के दो जो हैं यूसेज होते हैं इस वर्ड के, इस कंजंक्शन के। पहला यूज़ होता है बिकॉज, दूसरा यूज़ होता है जैसे जैसे। अगर बिकॉज की बात करें तो ये वीक फॉर्म होती है बिकॉज की, थोड़ी सी वीक फॉर्म होती है। बिकॉज की जगह इसको लगाया जाता है लेकिन थोड़ा सा कम एम्फेसिस देने के लिए। और जैसे जैसे की बात हो तब ये वाइल की जगह यूज़ होने वाला कंजंक्शन है। एज आई वॉज फीलिंग टायर्ड आई डिसाइडेड टू टेक अ क्विक नैप। क्योंकि मैं टायर्ड फील कर रहा था, क्योंकि मैं थका हुआ महसूस कर रहा था, मैंने डिसाइड किया कि मैं जल्दी से क्विक नैप लूँगा। नैप मतलब होता है दोपहरी की नींद, है ना, आधे घंटे की, पौने घंटे की, 15-20 मिनट की। क्विक मतलब जल्दी से या छोटी सी। तो मैं थका हुआ था तो मुझे लगा मुझे क्विक नैप लेनी चाहिए। यहाँ पे एज बात कर रहा है क्योंकि की, बिकॉज की। अब सेकेंड सेंटेंस देखो, एज यू गेट एजुकेटेड योर माइंड गेट्स मेच्योरर। जैसे जैसे आप एजुकेटेड होते हैं, शिक्षा पाते हैं, आपका दिमाग भी उतना मैच्योर होता जाता है, परिपक्व होता जाता है। यहाँ पे क्योंकि की बात नहीं कर रहा है एज, यहाँ पे एज बात कर रहा है जैसे जैसे की। अब ये सवाल ना आए मन में कि सर मुझे कैसे पता लगेगा कब बिकॉज की बात हो रही है, कब जैसे जैसे की बात हो रही है। आपका पहला ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है मैं उसका मीनिंग निकाल पाऊँ। आ रही बात समझ में। तो ये दोनों टूल्स हैं आपके पास, आप दोनों में से जो टूल लगा पाओ और मीनिंग सही से बिठा पाओ वही टूल जो है अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको रीडिंग के अंदर हेल्प करती हैं ये चीज़ें, अगर आपके पास सारी चीज़ें पता हो आपको कि कौन सा वर्ड क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे उसका मीनिंग निकलता है। तो कोई फॉर्मूला नहीं है इसका कि भाई एज के यहाँ पे घुंघरू बंधे होंगे तो फिर एज बिकॉज हो जाएगा और यहाँ पे जब बिना घुंघरू के होगा तो जैसे जैसे हो जाएगा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको टूल्स मिले हैं, आप इनको इस्तेमाल करो अपनी रीडिंग के अंदर जितना हो सके, है ना। चलो, रीडिंग इज़ पैरामाउंट, जितना रीड करोगे उतना आगे बढ़ोगे। अब जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी आपको दिखा देते हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। उसी के साथ में इन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा ज़रूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं।
इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलो, आज के वर्ड्स हैं अपहिल से लेकर के स्टिग्मा तक। 5 वर्ड्स हैं अपने पास। अपहिल, अगर ये वर्ड याद ना आए आपको समझ ना आए, है ना, आप इसका मीनिंग भूल जाओ, तो आप इसको ऐसे जोड़ लो ना, अप प्लस में हिल से। भाई पहाड़ के ऊपर चढ़ना क्या आसान काम होता है क्या? आसान काम होता है? नहीं होता ना। तो अपहिल का मतलब है समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अकॉम्प्लिश। अपहिल बैटल, अपहिल टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब अपहिल को फॉर्मिडेबल, स्ट्रेन्युअस और आर्डुअस भी बोलते हैं। ये दोनों तीनों एडवांस वर्ड्स हैं। खास करके फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल तो एक ऐसी चीज़ होती है जिसके नाम से ही आप कांप जाओ, इतनी मुश्किल हो। 5 दिनों में आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, फॉर्मिडेबल टास्क है ना। दिमाग सुन्न हो जाएगा आपका कि 5 दिनों में करूँगा कैसे। तो फॉर्मिडेबल जो है अपहिल की ऐसा कह दो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है ना। तो ये वर्ड ध्यान रखना। आज वैसे जो वर्ड आएगा आर्टिकल में वो आएगा आर्डुअस, अपहिल का सिनोनिम। शी हैज़ फॉट एन अपहिल बैटल टू अचीव दिस सक्सेस। उसने एक बहुत ही मुश्किल जंग को फाइट किया है इस सक्सेस को अचीव करने के लिए। अपहिल की जगह फॉर्मिडेबल, आर्डुअस या स्ट्रेन्युअस भी रख सकता था बैटल से पहले। अगला वर्ड है टेन्युअस। टेन्युअस का मतलब होता है महीन। कोई चीज़ जो बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही कमज़ोर, वीक, फ्रेजाइल, एकदम नाजुक सी होती है ना, उसको बोलते हैं टेन्युअस, है ना। वेरी थिन और वेरी वीक और वेरी फ्लिम्जी। डेलिकेट इसका सिनोनिम है। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। देयर इज़ अ टेन्युअस डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड अ टेररिस्ट। एक महीन सा डिफरेंस होता है एक फौजी और एक आतंकवादी के बीच में, है ना। आप किस तरफ से आते हो बॉर्डर के, इसी पे डिपेंड करता है कि आप किसको फौजी मानते हो और किसको टेररिस्ट मानते हो। तो टेन्युअस डिफरेंस होता है। तो ये डेलिकेट जो इसका सिनोनिम है आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है एनश्राइंड। श्राइन बना है दरगाह से। दरगाह के अंदर होती है एक डेड बॉडी किसी संत की, जिसके ऊपर दरगाह बना दी जाती है और फिर लोग आकर के वहाँ पे इबादत करते हैं। श्राइन का मतलब होता है दरगाह, है ना। एनश्राइंड का मतलब किसी चीज़ का बिल्कुल बसा हुआ होना दूसरी चीज़ में, जैसे एक श्राइन में बसी हुई होती है एक डेड बॉडी। श्राइन के अंदर कोई चीज़ होती है ना, अंदर बसी हुई होती है, तभी तो वो श्राइन बनती है, तभी तो आप वहाँ जाते हो, अपनी चादर वादर चढ़ाते हो। तो एनश्राइंड का मतलब है अंदर बसे हुए होना। अब अंदर बसे हुए होने के लिए कई सारे और भी वर्ड्स हैं। एंट्रेंस्ड, इनहेरेंट, इनेट, एम्बेडेड, डीप सीटेड और डीप रूटेड। आज आप एंट्रेंच नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। ट्रेंच का मतलब होता है खाई। आपके अंदर कोई चीज़ खाई की तरह बसी हुई है, एंट्रेंस्ड है ना। इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। आवर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर एनश्राइंड और एंट्रेंस्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे मूल अधिकार और कर्तव्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर बसे हुए हैं, एनश्राइंड हैं, है ना, उसी का पार्ट है। चलिए, एंट्रेंस्ड आएगा आर्टिकल में। अगला वर्ड है ऑस्ट्रोसाइज। इसका मतलब होता है जात बाहर कर देना, किसी को कट ऑफ कर देना। आपको जो हुक्का पानी बंद करते हैं ना गांव में, उसको हिंदी में बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्ट्रोसाइज करना। खाप पंचायत्स यूज टू ऑस्ट्रोसाइज द फैमिलीज ऑफ कपल्स गेटिंग इनटू इंटरकास्ट रिलेशनशिप्स। खाप पंचायत जो है ऑस्ट्रोसाइज किया कर देती थी परिवारों को, ऐसे कपल्स की जो इंटरकास्ट मैरिज में गेट इनटू करते हैं। तो ऐसा किया करती थी। आजकल तो इनको कोई करने नहीं देता है, जब इनकी हिम्मत थी तब ये किया करती थी इस तरीके से, है ना, ऐसे काम भी करती थी। चलो, इसको एग्जाइल, बैनिश या एक्स कम्युनिकेट या बॉयकॉट भी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं हुक्का पानी बंद कर देना, है ना। कानूनन अपराध है ये, आप जानते होंगे। चलो, अगला वर्ड है स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है अ सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी चीज़ जो आपके ऊपर धब्बा छोड़ जाए, डिस्ग्रेस बना दे आपकी। डिस्ग्रेस समझते हो ना, डिस्ग्रेस मतलब एम्बेरसमेंट। तो धब्बे की जो एम्बेरसमेंट का जो सिंबल है यानी धब्बा है, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। ध्यान रखें, स्टिग्मा जो है ना, जनरली बता रहा हूँ मैं, ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई होती है जिनसे आपको डिस्ग्रेस नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो? समाज आपको दे देता है स्टिग्मा, लेकिन वो चीज़ों पे आपका कोई बस नहीं है। जैसे किसी के हाथ पाँव में खराबी है, वो स्टिग्मेटाइज हो रहा है, तो भगवान ने दिया ना उसको हाथ पाँव तो खराब जैसा भी दिया है, तो वो स्टिग्मा होने की ज़रूरत उसको होती नहीं। तो स्टिग्मा को हम उन चीज़ों के साथ जोड़ते हैं जहाँ पे एक्चुअल में बंदे को एम्बेरस नहीं होना चाहिए। एशियन फीमेल पॉपुलेशन इज स्टिल फाइटिंग द स्टिग्मा अराउंड गर्ल्स परसुइंग हायर एजुकेशन एंड रनिंग बिजनेसेस। एशियन परिवार आज भी फाइट कर रहे हैं, एशियन फीमेल पॉपुलेशन आज भी लड़ रही है उस स्टिग्मा से, उस धब्बे से जो उन लड़कियों के अराउंड लगाया जाता है जो लड़कियां हायर एजुकेशन लेती हैं और बड़े बड़े बिजनेसेस को रन करती हैं।
ठीक है। तो ये स्टिग्मा सी रहती है एशियन परिवारों में कि लड़कियां इतना क्यों कर रही हैं, बाहर क्यों जा रही हैं, बढ़ क्यों रही हैं, है ना। तो स्टेन या मार्क भी बोलते हैं, इसकी वर्ब फॉर्म होती है स्टिग्मेटाइज। स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है किसी पे धब्बा लगाना, किसी को डिस्ग्रेस करना। चलिए 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, आपको देंगे एक छोटी सी समरी, आपको पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि सेम सेक्स राइट्स इंडिया में काफ़ी हद तक मिल चुके हैं। होमोसेक्सुअलिटी, है ना, गे या लेस्बियन होना हमारी कंट्री में अब एक कानूनन अपराध नहीं है पिछले कुछ सालों से। लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि आप होमोसेक्सुअल तो हो सकते हैं, लेकिन आप सेम सेक्स मैरिज इंडिया में नहीं कर सकते हैं। और अगर कर लेंगे तो कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें आपकी मैरिज को रजिस्टर किया जा सके। अब ये कानून जो है दुनिया भर में 30 के करीब देशों में आ चुके हैं, जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को सरकार जो है, संविधान जो है उनका अलाउ करता है। अब इसी मामले को हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया गया एक कपल के द्वारा, सेम सेक्स मैरिज के लिए जो चाहते थे करना। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से भी पूछा कि आप क्या चाहते हो। इस बार सेंटर ने ये बोला, आज तक सेंटर मना करता आ रहा था, इस बार सेंटर ने बोला कि इन लोगों को बराबर राइट्स हैं LGBT कम्युनिटी को जितने कि नॉर्मल लोगों को हैं, नॉन LGBTQ को। अब हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इट इज़ ए वेलकमिंग मूव। सेंटर भी राजी है, सुप्रीम कोर्ट भी राजी है, मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी, बहुत जल्दी सेम सेक्स मैरिजेज अब आपको इंडिया में देखने को मिलेंगी। सब लोग राजी हो रहे हैं ना, सारी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़। तो आने वाले टाइम में अगर आप चाहें तो अपनी ही प्रजाति के किसी आदमी से शादी कर सकते हैं, अपने ही, समझ गए ना, अपने जेंडर के किसी पर्सन से शादी कर सकते हैं। दैट विल बी ए वेलकमिंग मूव टुवर्ड्स द लिबर्टी फॉर LGBTQ। बस आज इसकी यही समरी है। अच्छा वेलकमिंग टोन है और इस आर्टिकल की। चलो शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है जी, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ सॉट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू अपील्स टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज अंडर अ स्पेशल लॉ। इतना ही पढ़ लेते हैं। कह रहे जी सुप्रीम कोर्ट ने सॉट किया है। भाई ये सॉट क्या होता है, ये सीक की थर्ड फॉर्म है, हैज़ के बाद लगी हुई है। और सीक के होते हैं 3 मीनिंग, सीक वर्ब के 3 मीनिंग होते हैं। किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पीछा करना, और किसी चीज़ को मांगना, फाइंड करना, लोकेट करना, डिस्कवर करना, ढूंढने की कोशिश करना। तो इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया को मांगा है, उसको ट्राई टू गेट या रीच करने की कोशिश की है, सरकार के रिस्पॉन्स को, प्रतिक्रिया को। और किस मामले में भाई, उन अपील्स के लिए जो है अलाउ करने की सेम सेक्स मैरिज को एक स्पेशल लॉ के अंडर, एक खास कानून के अंडर। अब आगे कोमला क्या कह रहा है, कह रहा है जी इन अ बिड टू प्रोवाइड लीगल सैंक्शन टू वाइडनिंग सोशल कस्टम्स। कह रहा है ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट ने किया क्यों है, कह रहा है ये इन अ बिड टू किया है, इस मकसद से किया है। इन अ बिड टू का मतलब है इस मकसद से, और किस मकसद से, देने का मकसद इनका लीगल सैंक्शन को, कानूनन अप्रूवल को, बढ़ते हुए, वाइडन करते हुए, फैलते हुए सामाजिक कस्टम्स को, समाज की रीतियों को। तो हमारे सामाजिक कस्टम अब फैलते जा रहे हैं, सेम सेक्स मैरिज भी हो रही है, मैरिज तो नहीं हो रही, मतलब रिलेशनशिप तो बनी रही है समाज में। तो इन सारे समाज के एक्सपेंडिंग कस्टम्स को लीगल सैंक्शन देने के लिए, वैधानिक अप्रूवल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंटर से आप बताओ आपका क्या मानना है, शादी करवा दे इनकी, ऐसा इसे पूछा। सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, हैज़ सॉट इनकी वर्ब है, इन अ बिड टू का मतलब होता है इस मकसद से, सैंक्शन का मतलब होता है अप्रूवल, किसी चीज़ के लिए अग्रीमेंट, किसी चीज़ को सपोर्ट या बैकिंग, है ना, एक्सेप्टेंस। कस्टम का मतलब होता है आपके रीति रिवाज, राइट्स, रिचुअल्स, राइट्स एंड रिचुअल्स। चलो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखोगे आप, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। मैंने आपको बताया इन अ बिड टू का मतलब होता है इस मकसद से। तो सर इन अ बिड टू के लिए 2, 3, 4 और भी फ्रेज है हमारे पास। आप चाहे तो टू लिख दें, चाहे इन ऑर्डर टू लिख दें, इन अ बिड टू तो लिख ही दिया है, और विद अ व्यू टू भी लिख सकते हैं। चारों का मतलब है इस मकसद से, यहाँ पे चारों आ सकते थे, कहने का मतलब ये। लेकिन फ़र्क क्या है इनमें, देखो इन शुरू वालों में तो तीनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब मीनिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कोई राइटर इसको चूज़ करता है, कोई राइटर इसको चूज़ करता है, नहीं तो जनरली सब लोग टू को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इन सब के बाद में आती है वर्ब की बेस फॉर्म, इन ऑर्डर टू, प्रोवाइड, इन अ बिड टू, प्रोवाइड, टू, प्रोवाइड। ये जो लास्ट वाला है ना, विद अ व्यू टू, इसके बाद आती है वर्ब की ING फॉर्म। अब पूरी कहानी सी बना के बता रहा हूँ मैं, है ना, दिमाग में बैठ जाए ये। बाकी 3 तो क्या लेते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, प्रोवाइड लेंगे अपने बाद, अगर लिखा हुआ प्रोवाइड तो प्रोवाइड ही आएगा। इसके बाद आएगी वर्ब की ING फॉर्म, ये बोलेगा प्रोवाइडिंग, विद अ व्यू टू प्रोवाइडिंग, है ना, ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए। तो याद कर लो इनको चारों को, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में यूज़ होगा। चलो जी, आगे कह रहा है, अ बेंच ऑफ CJI DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हिमा कोहली agreed to hear 2 partners who said the non-recognition of same-sex marriage
अमाउंटेड टू डिस्क्रिमिनेशन। कह रहा है जी एक बेंच थी, एक जजेस का ग्रुप था और इसमें कौन कौन थे, एक तो हमारे CJI साहब मिस्टर चंद्रचूड़ और दूसरी जस्टिस थी हेमा कौली। कह रहे इन दोनों लोगों की जो बेंच थी ना ये तैयार हो गई, अग्री हो गई, और क्या करने के लिए, सुनवाई करने के लिए दो पार्टनर्स की। कौन पार्टनर है, जिन्होंने ऐसा कहा, हु सेड, कि जो नॉन रिकॉग्निशन है, पहचान ना मिलना है, रिकॉग्निशन ना मिलना है, और किसको, सेम सेक्स मैरिज को। कह रहे ये चीज़ जो है ना अपने आप में अमाउंटेड टू होती थी, बराबर होती थी, और किसके, डिस्क्रिमिनेशन के, यानी कि भेदभाव के। तो ऐसा इन लोगों का कहना था कि हमारी शादी तो आप करवाने नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब आप हमसे कर रहे हो भेदभाव। इनकी अब सुनवाई की जाएगी इस बेंच के द्वारा। अब ये डिस्क्रिमिनेशन कौन सा है, कह रहा है जी ये वही डिस्क्रिमिनेशन है दैट स्ट्रक एट द राइट्स ऑफ LGBTQIA+ कपल्स। कह रहा है ये वही भेदभाव है जिसने स्ट्राइक किया, जिसने स्ट्रक किया, जिसने चोट मारी अधिकारों पे ऐसे कपल्स के जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर और IA मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से ना, और प्लस का मतलब है इसके अलावा भी कुछ ऐसे और भी जो होंगे इस ग्रुपिंग के जो पार्ट बनेंगे उन प्लस लगा के उनको बताया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो ग्रुप है इनमें बनने वाले जो कपल्स हैं उनके अधिकारों पे हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन। चलो, बेंच की वर्ब है अग्रीड, हु की वर्ब है सैड, नॉन रिकॉग्निशन की वर्ब है अमाउंटेड टू। अमाउंट टू होने का मतलब होता है बराबर होना, इक्वल टू होना। अमाउंटेड टू इज इक्वल टू बी इक्वल टू। दैट की वर्ब है स्ट्रक, दैट आया डिस्क्रिमिनेशन के लिए। स्ट्रक है स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म। स्ट्राइक का मतलब चोट मारना, स्ट्रक का मतलब चोट मारा पास्ट फॉर्म में सेकेंड फॉर्म लगा के। कह रहे जी द पिटिशनर्स cited the Special Marriage Act 1954 which provides a civil marriage for couples who cannot marry under their personal law। अब ये पेटिशनर्स ने कोर्ट को बोला क्या कि कैसे हमारी शादी करवाओ। कह रहे जो पेटिशनर्स है ना, ये जो याचिका करता है, ये जो कपल था LGBTQI वाला, इसने साइट किया, इसने हवाला दिया। साइट का मतलब होता है किसी दूसरे सोर्स से किसी चीज़ को ला करके उसका हवाला देना। इन्होंने हवाला दिया स्पेशल मैरिज एक्ट का 1954 के। और कौन सा एक्ट है जी ये, कह रहे जी वही एक्ट है जो प्रोवाइड करता है सिविल मैरिज को उन कपल्स के लिए जो मैरी नहीं कर सकते हैं अपने पर्सनल लॉ के अंदर। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू पर्सनल जो लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें शादी नहीं कर पा रहे हो किसी मुस्लिम लड़की से या किसी क्रिश्चियन लड़की से, या अगर आप मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर शादी नहीं कर पा रहे हो किसी हिंदू या क्रिश्चियन से, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया है जिसमें आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। तो इन कपल्स ने बोला कि हमारी भी तो इसी में करवा दो, है ना, ऐसा इन्होंने हवाला देके बताया। पिटिशनर्स की वर्ब है साइटेड, साइट का मतलब है हवाला देना। विच की वर्ब है प्रोवाइड्स। एक्ट जो है यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, SMA स्पेशल मैरिज एक्ट, तीनों बड़े बड़े लिखे हुए ना कैपिटल में, आगे द भी लगाया हुआ है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, एक कानून का नाम है। हु की वर्ब है कैन नॉट मैरी। कह रहा है जी लिस्टिंग द केस फॉर हेयरिंग, द कोर्ट ऑल्सो ट्रांसफर्ड केसेस पेंडिंग बिफोर सेवरल हाई कोर्ट्स टू इटसेल्फ। अब कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो कोर्ट ने कुछ और भी काम कर डाला। क्या काम कर डाला भाई, लिस्ट करते हुए इस केस को हेयरिंग के लिए, इस केस को अप्रूवल देते हुए हेयरिंग के लिए यानी सुनवाई के लिए। हुआ ये कि कोर्ट ने साथ ही साथ ट्रांसफ़र कर दिया उन केसेस को जो पेंडिंग है कई सारी हाई कोर्ट्स के सामने, और कहाँ ट्रांसफ़र किया, टू इटसेल्फ, अपने आप तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अब जब हम इसके बारे में सुन ही रहे हैं ना, तो सारी हाई कोर्ट्स में जितने भी केस लगे हैं वो यहाँ लेके आओ, सबकी सुनवाई हम एक साथ करेंगे। कोर्ट की वर्ब है ट्रांसफर्ड। लिस्टिंग यहाँ पे है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब दो काम एक साथ हो रहे हों तो पहले काम को बना दो वर्ब की ING फॉर्म, और दूसरे काम को बना दो वर्ब की जो भी फॉर्म बनानी है टेंस के हिसाब से। खाना खाते हुए TV देख रहा था, लिस्ट करते हुए कोर्ट जो है ट्रांसफ़र कर रहा था, है ना। इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। वर्ब की ING फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बना रही है। कह रहा है जी इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेम सेक्स मैरिज विच हैज़ बिन लीगलाइज्ड इन 30 ऑड कंट्रीज़। कह रहा है जी ये फर्स्ट स्टेप है, ये तो है जी पहला कदम, इट इज़ फर्स्ट स्टेप। और किसकी तरफ, टुवर्ड्स, तरफ में सेम सेक्स मैरिज के। कह रहे ये वही मैरिज है जो लीगलाइज हो चुकी है, जो कानूनी तौर पे वैध बनाई जा चुकी है 30 ऑड कंट्रीज़ में। 30 ऑड का मतलब है 30 के आसपास, भाई ये 28 भी हो सकती हैं और 33 भी हो सकती हैं, है ना। तो कह रहे जी जो लीगलाइज हो चुकी है 30 की तरह के कुछ आंकड़े वाली कंट्रीज़ में। अब आगे कह रहे इंक्लूडिंग द US वेयर दिस जुलाई द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अप्रूव्ड लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट सच मैरिजेस। कह रहे इन 30 में शामिल है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे इसी जुलाई में जो उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है
जो उनकी संसद है, जो उनकी लोकसभा है, लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको पूरे को सब्जेक्ट बनाना है अपने को। तो जहाँ पे जिनकी संसद जो है उसने कर दिया एक अप्रूव एक कानून को, पीस ऑफ लेजिस्लेशन को, ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए, महफूज रख पाए ऐसी मैरिजेस को। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इतने सारे देशों में सेम सेक्स मैरिज होती है। और अमेरिका तो और आगे बढ़ गया है, अमेरिका ने तो एक कानून भी बना दिया है कि जिससे सेम सेक्स मैरिज को आप प्रोटेक्ट करेंगे, है ना कि उस कानून को आप बदल ही नहीं पाएंगे। सेम सेक्स मैरिज को कभी डिसअलाउ वहाँ की सरकार नहीं कर पाएगी, ऐसा कानून उन्होंने बनाया। चलो अब इसमें देखने वाला स्ट्रक्चर देख लो। इट की वर्ब है इज, विच की वर्ब है हैज़ बीन लीगलाइज्ड, विच आया है सेम सेक्स मैरिज के लिए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका की लोकसभा या वहाँ की संसद मान सकते हो, इसकी वर्ब है अप्रूव्ड। चलो अब एक सवाल है आपसे, जो लोग क्लास में काफ़ी पहले से हैं, कम से कम 1.5-2 महीने से हैं, उनको रिप्लाई जरूर करना है, और जिनको आता हो सबको ही करना है। लेजिस्लेशन वर्ब को, इस वर्ड को देख करके कौन सा रूल दिमाग में ट्रिगर हुआ, घंटी कौन से रूल की बजी? भाई नाउन चैप्टर में कुछ रूल्स आपको करवाए हुए हैं, ये इस टाइप का नाउन है, ये इस टाइप का नाउन है, इस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लेजिस्लेशन नाम के वर्ड को देख करके कौन सा रूल दिमाग में घंटी बजाता है? तो जिनको आता हो कमेंट्स में डालना, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। जिनको ना आता हो कमेंट्स में जाके पढ़ लेना। कह रहे जी, दिस लेजिस्लेटिव एक्शन केम अमिड्स कंसर्न दैट एन एग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट कुड रीविजिट सेटल लॉज आफ्टर इट ओवरटर्न्ड रो वर्सेस वेड ऑन अबॉर्शन राइट्स। तो अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है भाई? पहले इन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया, अब कानून बना करके उसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? अलाउ तो कर ही चुके हैं ना, तो जरूरत क्या है उनको? कह रहे जी, ये जो लेजिस्लेटिव एक्शन आया अमेरिका का, ये आया है अमिस्ट इस चीज़ के चलते हुए। और किस चीज़ के चलते हुए भाई? इस कंसर्न के, इस चिंता के। कौन सी चिंता? दैट वो ये कि उनका जो एक एग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट है ना, वो रिविजिट कर सकता है फ्यूचर में, वो फिर से पुनर्विचार कर सकता है ऐसे लॉज पे, ऐसे कानूनों पे जो सेटल हो चुके हैं, जिनको बनाया जा चुका है। और कब? कह रहे इस चीज़ के बाद में, जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया, यू टर्न मार दिया, चेंज कर दिया रो वर्सेस वेड के केस को, जो है अबॉर्शन के राइट्स पे। तो 1970 के दशक में अमेरिका की सरकार ने अबॉर्शन का राइट्स वहाँ की औरतों को दे दिया था। तो इतना पुराना, 70 का 75 का देख लेना, इतने पुराने मामले को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में फिर से खोल करके बोला कि आप अबॉर्शन नहीं कर सकते हो। तो जब ये 2022 में इस मामले को खोल सकती है, तो वहाँ के लेजिस्लेचर जो है ना घबरा गए। उन्होंने बोला कि हम तो कुछ ऐसा करते हैं, सेम सेक्स के मामले को सुप्रीम कोर्ट कभी रिविजिट ही ना कर पाए, ऐसा कानून ही हम बना देते हैं। ठीक है, चलो एक्शन की वर्ब है केम, सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है कुड रिविजिट, इट की वर्ब है ओवरटर्न। ओवरटर्न करना, किसी चीज़ को यू टर्न मार देना, रिवर्स कर देना। पहले बोल देना ऐसे करूँगा, बाद में चेंज हो जाना, है ना, इसको बोलते हैं ओवरटर्न करना। और कुछ देखने वाला लग रहा है? लेजिस्लेटिव एक्शन का मतलब होता है आपकी लोकसभा का कोई कदम, है ना, लेजिस्लेशन जो आपका काम जो कर रहा है व्यवस्थापिका, उसके एक्शन को बोलते हैं लेजिस्लेटिव एक्शन। कह रहे जी, आफ्टर द KS पुट्टास्वामी वर्डिक्ट 2017 विच अपहेल्ड द राइट टू प्राइवेसी एंड नवतेज सिंह जोहर 2018 दैट डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी, देयर वाज ए होप दैट सेम सेक्स मैरिजेस वुड फॉलो। कह रहे जी, इस केस के बाद KS पुट्टास्वामी जो हुआ था 2017 में, और कौन सा केस है जी ये? कह रहे जी, जिसने अपहेल्ड किया, बनाए रखा, अपहेल्ड करना, मेंटेन करना, बनाए रखना, राइट टू प्राइवेसी को, निजता के अधिकार को। और कह रहे जी, इस केस के बाद नवतेज सिंह जोहर के 2018 के, ये वो केस है जिसने डीक्रिमिनलाइज किया। डीक्रिमिनलाइज करना मतलब किसी चीज़ को क्रिमिनल बनाने से रोक देना, किसी चीज़ को गैर कानूनी ना बनने देना, है ना, डीक्रिमिनलाइज करना। तो गैर कानूनी किसको नहीं बनने दिया? होमोसेक्सुअलिटी को। कह रहे इन दोनों चीज़ों के बाद में, इन दोनों केसेस के बाद में एक होप थी, एक आशा थी, देयर वाज होप दैट वो ये कि सेम सेक्स मैरिजेज जो है ना, वो इसके बाद में आएंगी। भाई ये दोनों काम हो गए, इसके बाद सेम सेक्स मैरिज को भी अलाउ किया जाएगा। कह रहे बट दैट हैज़ नॉट बीन द केस। कह रहे लेकिन वो केस नहीं रहा है, ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। सब होप ही कर रहे हैं, सेम सेक्स मैरिजेज आर स्टिल नॉट वैलिड इन इंडिया। चलो ये आया जी अपहेल्ड, ये जो वर्डिक्ट है इसके लिए आया विच, इसकी वर्ब है अपहेल्ड। अपहेल्ड है सेकंड फॉर्म मेंटेन की, मेंटेन इसका मीनिंग होता है ना, तो अपहोल्ड की सेकंड फॉर्म है अपहेल्ड पास्ट में। दैट आया है नवतेज सिंह जोहर के लिए, इसकी वर्ब है डीक्रिमिनलाइज। अच्छा, होप की वर्ब है वॉज, देर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद रखा गया सब्जेक्ट को। मैरिज की वर्ब है वुड फॉलो। दैट की वर्ब है हैज़ नॉट बीन। कह रहे एट डिपोजिशंस इन कोर्ट्स एंड आउटसाइड द सेंटर हैज़ अपोज्ड same sex marriage and said judicial interference will cause complete havoc with delicate balance of personal laws। अब ये क्यों नहीं आया? कौन आदमी है ऐसा जो इसको नहीं होने दे रहा? बात कर रहा है सेंटर की। कह रहे भांति भांति की डिपोजिशन में,
डिपोजिशन का मतलब होता है इनफॉर्मल इंटरोगेशन। भाई सेंटर के किसी मंत्री को पकड़ के पूछ लिया कहीं पे मीडिया ने, आपका क्या मानना है। कह रहा है ऐसी जो इनफॉर्मल इंटरोगेशन होती है कोर्ट में या उसके बाहर भी, जो हमारा सेंटर है, हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट है, उसने किया है अपोज, उसने किया है विरोध सेम सेक्स मैरिज का। और ऐसा भी कहा है, सेट भी किया है कि जुडिशियल इंटरफेरेंस जो है, न्यायिक जो दखल अंदाजी जो है इस मामले में, वो कोज करेगी पूरे तरीके से एक हैवोक को। हैवोक का मतलब होता है इसको बोलते हैं एनार्की, पेंडेमोनियम, है ना, अराजकता। तो अगर जुडिशियल इंटरफेरेंस आया तो ये पूरी तरीके से अराजकता को कोज करेगा। और कैसे होगा ये होगा हैवोक एक डेलिकेट बैलेंस ऑफ पर्सनल लॉज में। पर्सनल लॉज का एक बहुत ही डेलिकेट सा बैलेंस बना हुआ है, एक बहुत ही नाजुक सा क्या बना हुआ है, बैलेंस समझते हैं ना, संतुलन। तो सेंटर का यही मानना है कि संतुलन खराब हो जाएगा अगर ऐसे मैरिजेस को हमने अलाउ किया, पूरे देश में त्राही त्राही मच जाएगी, हैवोक आ जाएगा। चलो जी, सेंटर की वर्ब्स हैं 2-3। पहली वर्ब है हैज़ अपोज्ड, दूसरी वर्ब है हैज़ सेट। इंटरफेरेंस की वर्ब है विल कॉज। इंटरफेरेंस का मतलब है दखल अंदाजी। इसके लिए और भी कई सारे वर्ड्स हैं, लिख दिए मैंने यहाँ पे, इन्वॉल्वमेंट या इंटरवेंशन। इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन एक ही बात है। हैवोक, पेंडेमोनियम, ये आज वर्ड आया नहीं क्या, ये अपनी शीट में आना चाहिए था, ये शायद आया नहीं। केओस मैंने ऊपर लिखा हुआ था लेकिन बताया नहीं आपको। केओस, हैवोक, डिसऑर्डर, लॉलेसनेस, एनार्की, पेंडेमोनियम, शैम्बल्स, अपहीवल, सबका मतलब होता है अराजकता का माहौल, है ना। तो ये वर्ड ऐड कर लेना आज की अपनी वोकैब की क्लास में। डेलिकेट का मतलब होता है फ्लिमजी, बहुत ही महीन, बहुत ही कमज़ोर सा, नाजुक सा। चलो, डिपोजिशन क्या होती है, इनफॉर्मल इंटरोगेशन। किसी से कुछ पूछ लेते हैं ना, आपका क्या मानना है, बताओ बताओ, तो वो होता है डिपोजिशन। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। सेंटर ने कैसे यू टर्न मारा है, अब सेंटर कह रहा है कुछ और। कह रहा है दिस इज परहैप्स वन ऑफ द रीजन्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट मे कंसीडर अलाउइंग सेम सेक्स मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट एंड नोट सेवरल अदर पर्सनल लॉज सच एज द हिंदू मैरिज एक्ट। कह रहा है शायद यही वो रीज़न है, दिस इज़ परहैप्स वन ऑफ द रीजन्स, उनमें से एक रीज़न है क्यों हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंसीडर कर सकती है अलाउ करना, और किसको, सेम सेक्स मैरिजेस को, एक स्पेशल एक्ट के नीचे, स्पेशल मैरिज एक्ट के नीचे, और ना कि बहुत सारे जो पर्सनल लॉज हैं जैसे कि सच एज हिंदू मैरिज एक्ट, उनके अंडर। तो किसी भी हिंदू या मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर इस लॉ को पास नहीं करवाया जाएगा। सेम सेक्स मैरिज के लिए एक अलग से स्पेशल मैरिज एक्ट होगा, उसी के अंदर इसको करवाने का इंतजाम किया जाएगा। यही रीज़न है हमारा सुप्रीम कोर्ट भी अलग अलग धर्मों के लॉज के अंदर दखल अंदाजी नहीं करने वाला। दिस की वर्ब है इज, सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है मे कंसीडर। अब मुझे बताओ कंसीडर के बाद में अलाउइंग क्यों लिखा गया है। यहाँ पे टू अलाउ भी लिख सकते थे, यहाँ पे सिर्फ अलाउ भी लिख सकते थे। आता है ना सबको ये कॉन्सेप्ट, अभी करवाऊंगा ये कॉन्सेप्ट डिटेल में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जितनों को लोगों को याद नहीं है, एक बार याद करने की कोशिश करो अगर आपने बेसिक्स मेरे साथ कर लिए हैं तो। कह रहे जी ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज़ पास्ड अ सीरीज ऑफ जजमेंट्स दैट चैलेंज कंजर्वेटिव पार्टी एंड ब्रॉट होप and expanded the scope for people who do not conform to age old societal norms। कह रहे पिछले कई सालों के दौरान, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, इट यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, इसने पास किया है एक सीरीज ऑफ जजमेंट्स को, कई सारे फैसलों को, कई सारे जजमेंट्स को। वो फैसले जिन्होंने चैलेंज किया, जिन्होंने चुनौती किया कंजर्वेटिव सोसाइटी को, दकियानुसी समाज को, और जो लेकर के आए होप को यानी कि आशा को, और जिन्होंने एक्सपेंड कर दिया, बड़ा कर दिया स्कोप को यानी कि दायरे को, उन लोगों के लिए, फॉर पीपल के लिए जो कन्फर्म टू नहीं करते हैं। कन्फर्म टू करना मतलब हिसाब से होना, और किसके हिसाब से नहीं होते हैं, एज ओल्ड सोसाइटल नॉर्म्स के, सोशल उन नॉर्म्स के, समाज के उन कानूनों के जो एज ओल्ड हैं, जो हज़ारों साल पुराने हैं। आगे बात समझ में। तो पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही काम कर रहा है, जो हज़ारों साल पुराने हमारे नॉर्म्स हैं, अगर उन लोगों को, अगर कुछ लोग उन नॉर्म्स को नहीं मानते हैं, उनको कहते हैं कि हमें तो ऐसी शादी करनी है, ऐसा करना है, तो उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कानून के दायरे में लेकर के आ रहा है, उनको आशा दिखा रहा है और कंजर्वेटिव सोसाइटी के ऊपर चोट मार रहा है। ऐसा काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इट की वर्ब है हैज़ पास्ट, दैट की वर्ब है चैलेंज्ड, दैट आया है जजमेंट्स के लिए। दैट की पहली वर्ब है चैलेंज्ड, दूसरी वर्ब है ब्रॉट होप, तीसरी वर्ब है एक्सपेंडेड। आगे बात समझ में। पीपल के लिए आया हु की वर्ब है डू नॉट कन्फर्म। कन्फर्म टू होना मतलब उसी फॉर्म में होना, उसी रूप में होना, उसी हिसाब से होना। अगर सोसाइटल नॉर्म्स की कन्फर्म नहीं कर रहे हो आप, तो आप उन नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आप अपने हिसाब से कुछ नई नॉर्म्स बना करके बैठे हो। ठीक है, एक कन्फर्म है, FORM है, FIRM नहीं है, FORM कन्फर्म। चलो, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट को करवा देता हूँ आपको फटाफट से। देखो यहाँ पे वर्ब के ING फॉर्म लगाना जरूरी था,
और रीज़न है कंसीडर नाम की वर्ब। इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, स्पेशल वर्ब्स बोलते हैं इनको, जिनके बाद अगर दूसरी वर्ब आएगी तो आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। ये सारी वो वर्ब्स हैं आपके सामने लिखी हुई हैं। इसके अलावा भी हैं 10-5 वर्ब्स जो आपको बेसिक्स में करवाई गई हैं। अब सब मेरे को याद भी नहीं आई, फटाफट रात में लिखता हूँ मैं बैठ के, है ना, तो जितनी याद आई 10-12 मैंने लिख दी। इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ब याद रहे ना रहे, लेकिन जब वो वर्ब आपको दिखे तब आपको याद आ जाए कि ये वर्ब तो वही वाली वर्ब है ना। तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ है आपके लिए। लास्ट में 2 एडजेक्टिव्स भी लिख रहा हूँ जो इसी तरीके से चलते हैं, बिजी और वर्थ। इनके साथ भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी आर कंसिडरिंग टू मूव टू अनदर सिटी। हम कंसिडर कर रहे हैं दूसरी सिटी में मूव करना, अपने शहर को बदल देना। मूव यहाँ पे गलत है, टू मूव सही नहीं होगा, आपको लिखना चाहिए कंसिडरिंग मूविंग। अब ये कितना भी अजीब लगे आपको, कंसिडरिंग मूविंग बिल्कुल सही है। कंसिडरिंग मेन वर्ब है, मूविंग जेरेंड है ना, तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सही बैठी हुई हैं साथ में। कंसीडर अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा। द थीफ डिड नॉट एडमिट टू स्टील एनीथिंग। थीफ ने एडमिट नहीं किया स्टील करना किसी भी चीज़ को। स्टील गलत है, आप लिखेंगे यहाँ पे स्टीलिंग, स्टीलिंग। अब देखो, एडमिट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में स्टीलिंग तो आएगा ही, जिसके बाद में स्टीलिंग तो आएगा ही, लेकिन जो टू देख रहे हो ना ये ऑप्शनल है। फिर बता रहा हूँ मैं, एडमिट डिड नॉट एडमिट स्टीलिंग ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे टू ऑप्शनल होता है। एडमिट एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में टू स्टीलिंग भी ले सकती है ना, टू ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल है तो यहाँ इसको छोड़ देते हैं ऐसा लिख के। द अक्यूज डिनाई टू मर्डर द विक्टिम। अक्यूज ने डिनाई कर दिया विक्टिम को मर्डर करना। अक्यूज ने मना कर दिया कि मैंने किसी शिकार को, विक्टिम को मर्डर नहीं किया। डिनाई के बाद में मर्डर गलत है, डिनाई इनमें से आती है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है टू मर्डर की जगह मर्डरिंग, यहाँ लिखना है मर्डरिंग। वैसे ही शी वॉज बिजी टू रीड अ बुक। वो किताब पढ़ने में बिजी थी, व्यस्त थी, तो बिजी भी एक एडजेक्टिव है जो ऐसे ही काम करता है। तो अब यहाँ पे टू रीड है जो गलत है, आप लिखेंगे बिजी, बिजी रीडिंग अ बुक। वैसे आई एन्जॉय टू एक्सरसाइज, मुझे एक्सरसाइज में मज़ा आता है, तो टू एक्सरसाइज गलत है। एन्जॉय भी एक ऐसी वर्ब है, आप लिखेंगे आई एन्जॉय एक्सरसाइजिंग। तो कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको और अब बार बार अप्लाई करो अपनी रीडिंग में। रोज़ आधा घंटा सेल्फ रीडिंग करोगे तो ये कॉन्सेप्ट वीक में 4 बार मिलेगा आपको। बढ़े आगे, चलो। कह रहे जी इवेंचुअली दो, इवन इफ द कोर्ट रूल्स इन इट्स फेवर, द मार्च टुवर्ड्स इक्वालिटी फॉर LGBTQIA कम्युनिटी विल बी लॉन्ग एंड आर्डुअस। कह रहा है हालांकि, इवेंचुअली आखिरकार, इवेंचुअली मतलब आखिरकार, दो मतलब हालांकि। कह रहा है हालांकि आखिरकार अगर हमारी कोर्ट रूल भी कर देती है इसके फेवर में सेम सेक्स मैरिज के, तो जो मार्च है, जो मार्च का मतलब होता है प्रोग्रेशन, रैली है ना, जो रैली है हमारा, जो सफ़र है, जो प्रोग्रेशन है, और किसकी तरफ, बराबरी की तरफ, और किसके लिए, इस पूरी कम्युनिटी के लिए। ये मार्च बहुत ही लंबी होगी और बहुत ही आर्डुअस यानी कि बहुत ही मुश्किल होगी। तो इसके बाद भी बहुत चीज़ें हैं जो LGBTQI को करने की ज़रूरत पड़ेगी। कोर्ट की वर्ब है रूल्स, मार्च की वर्ब है विल बी। आर्डुअस का मतलब है डिफ़िकल्ट, फॉर्मिडेबल, स्ट्रेनुअस, ऐसी चीज़ जिसके नाम से डर लगे, बहुत ही मुश्किल हो। याद है ना, वर्ड शुरू में कर चुके हैं। कह रहे जी इन्फोर्सिंग समथिंग लाइक सेम सेक्स मैरिज इन ए डाइवर्स कंट्री विद वेरिंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस विल नॉट बी ईजी। कह रहा है इन्फोर्स करना, जबरन लगाना, और किसको भाई, ऐसी एक चीज़ को, समथिंग लाइक को, जो है सेम सेक्स मैरिज, एक डाइवर्स कंट्री में, एक विविध प्रकार के लोगों वाली कंट्री में, वैरायटी वाली कंट्री में, है ना। और कैसे, जिसमें वेरिंग कस्टम्स हैं, जिसमें अलग अलग तरह के रीति रिवाज हैं और ट्रेडिशंस हैं। कह रहा है ऐसी कंट्री में एनफोर्स करना, ऐसे कानून को ईजी नहीं हो सकता, आसान नहीं हो सकता। एनफोर्सिंग जीरेंड आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है विल नॉट बी ईजी। डाइवर्स मतलब विविध प्रकार का, ऑफ डाइवर्सिटी वाला, जिसमें कई तरह के लोग हों, वेरिंग प्रकार के, और वेरिंग डाइवर्स का सिनोनिम है, तो ये वेरिंग का मतलब है ऑफ वेरियस टाइप्स, है ना, डिफरेंट। वेरिंग और डाइवर्स एक दूसरे के सिनोनिम ही होते हैं। कह रहा है जी सोशल माइंडसेट्स आर कंजर्वेटिव एंड सो वेल इंट्रेंस्ड दैट एनीवन हु फील्स डिफरेंटली इज स्टिग्मेटाइज्ड, ह्यूमिलेटेड एंड ऑस्ट्रेसाइज्ड। कह रहे हैं जी सोशल माइंडसेट जो है ना हमारे, वो बड़े कंजर्वेटिव हैं, बड़े दकियानूसी हैं, बड़े ऑर्थोडॉक्स और फार राइट हैं, और इतने ज़्यादा एंट्रेंस्ड हैं, वेल एंट्रेंस्ड हैं, अच्छे से घर किए हुए हैं। एंट्रेंस्ड याद है ना, एनश्राइंड, इस्टेब्लिश्ड, डीप रीटेड। कह रहे हैं जी हमारे सोसाइटल माइंडसेट जो हैं वो बहुत ही दकियानूसी हैं और इतने अच्छे से घर किए हुए हैं। कितने अच्छे से भाई, दैट कोई भी आदमी जो अलग फील करे उसको एक तो स्टिग्मेटाइज किया जाता है, एक ह्यूमिलेटेट किया जाता है, एक ऑस्ट्रेसाइज किया जाता है। स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है धब्बा लगाना, ह्यूमिलेट का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, और ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है
कट ऑफ करना, सोसाइटी से हुक्का पानी बंद करना। तो इतने दकिया सुनसी टाइप के लोग हैं हम कि कुछ नया होने की जब भी बात होती है तो उस आदमी को हुक्का पानी बंद करके ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं। माइंडसेट्स की वर्ब है आर, एनीवन की वर्ब है 3, इज स्टिग्मेटाइज्ड, इज ह्यूमिलेटेड, इज ऑस्ट्रेसाइज्ड, तीनों पैसिव वॉइस में है। हु आया है एनीवन के लिए, इसकी वर्ब है फील्स। एनीवन सिंगुलर है इसलिए हु की वर्ब भी फील्स है यानी कि सिंगुलर है। सारे वर्ड्स आपने देख लिए ना ये बाकी तो, कंजर्वेटिव, एंट्रेंस्ड, स्टिग्मेटाइज्ड, स्टिग्मा बनाना किसी चीज़ को, ऑस्ट्रेसाइज करना है ना, कट ऑफ करना, बॉयकट करना, एक्स कम्युनिकेट करना। कह रहा है जी टुगेदर विद द कोर्ट मोर नीड्स टू बी डन एट द सोसाइटल लेवल टू चिप अवे एट कंजर्वेटिव व्यूज ऑन सेक्स, जेंडर, विमेन एंड LGBTQI कम्युनिटी। कह रहे कोर्ट के साथ साथ टुगेदर विद द कोर्ट और ज़्यादा किए जाने की ज़रूरत है, मोर नीड्स टू बी डन। और कहाँ पे, समाज के लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, ताकि चिप अवे ऐड किया जा सके, धीरे धीरे कमज़ोर बनाया जा सके। और किसको, हमारे कंजर्वेटिव व्यूज़ को, दकियानुसी माइंडसेट को, इन सभी चीज़ों पे, सेक्स पे, जेंडर पे, विमेन पे और LGBTQI कम्युनिटी पे। तो इस तरीके से कोर्ट के साथ साथ हमें भी कुछ करना पड़ेगा। मोर की वर्ब है नीड्स, चिप अवे ऐड करना मतलब किसी चीज़ को धीरे धीरे खोखला करना, ग्रेजुअली किसी चीज़ को धीरे धीरे इफेक्टिव, लेस इफेक्टिव बनाना, है ना, चिप अवे ऐड करना, चिप अवे ऐड लिख देना इसके आगे। चलो, कह रहे अलोंग साइड द कॉल फॉर लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिजेस, activists have been seeking the extension of the benefits of a traditional marriage to same sex couples। कह रहे साथ ही साथ उस कॉल के, उस मांग के जो है लीगलाइज करने की सेम सेक्स मैरिज को, जो एक्टिविस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, सीक कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगा के करते आ रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, एक्सटेंशन को, आगे बढ़ाए जाने को, उन सभी बेनिफिट्स को जो होते हैं ट्रेडिशनल मैरिज के। और कहाँ पे एक्सटेंड करवाना है, सेम सेक्स कपल्स तक। वो कहते हैं कि सारे अधिकार मैरिज के बाद वाले भी इनको मिले। अब जैसे कौन सा अधिकार, जिसमें शामिल है राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, बच्चों को अडॉप्ट करने का। अब सेम सेक्स में बच्चे तो होंगे नहीं सेम सेक्स मैरिज में, तो फिर क्या करेंगे, बच्चों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये अधिकार भी इन लोगों को मिल जाए, ऐसा एक्टिविस्ट बोल रहे हैं। एक्टिविस्ट की वर्ब है हैव बीन सीकिंग। और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं, है ना। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे तक बढ़ा देना। कह रहे जी एज रिलेशनशिप चेंज एंड सोसाइटी अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन, constitutional rights on freedoms and liberties must extend to every sphere including a same sex couple's life। कह रहे जैसे जैसे हमारे रिश्ते बदल रहे हैं समाज में, एज याद है ना, जैसे जैसे, कह रहे सोसाइटी हमारी अंडरगो भी हो रही है, एक्सपीरियंस भी कर रही है, गो थ्रू भी हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन के, बदलाव के। जैसे जैसे दोनों चीज़ें हो रही हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे संवैधानिक अधिकार जो हैं हमारी आज़ादियों पे और हकों पे, उनको भी बढ़ाया जाना चाहिए, एक्सटेंड होना चाहिए हर स्फीयर तक, हर डोमेन तक, हर एरिया तक, जिसमें शामिल है सेम सेक्स कपल की लाइफ भी। स्फीयर का मतलब होता है डोमेन, एरिया, ज्यूरिस्डिक्शन, है ना। तो यहाँ तक, हर डोमेन तक सेम सेक्स कपल की लाइफ तक भी इन अधिकारों को बढ़ाया जाए। रिलेशनशिप्स की वर्ब है चेंज, सोसाइटी की वर्ब है अंडरगोज, राइट्स की वर्ब है मस्ट एक्सटेंड। चलो रैप अप करेंगे ये सेशन आज का। ईजी सा आर्टिकल था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। इसकी समरी लिखने की कोशिश करना, आपकी क्या राय है 2 से 3 सेंटेंसेज में इन इंग्लिश। कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में लिखोगे, लिखने से राइटिंग अच्छी बैठेगी। अब आ जाओ अपने क्विज पे। कह रहे जी इनमें से पैसेज के हिसाब से प्राइमरी डिफ़िकल्टी क्या है सेम सेक्स मैरिजेस को इंडिया में अलाउ करने की। तो आपको अच्छे से बताया इस आर्टिकल में कि क्या प्रॉब्लम है इंडिया में, क्यों ऐसे काम नहीं कर पाते हम। तो सही वाली जो प्रॉब्लम है जो लिखी हुई है उसको निकालो और उसको अपना आंसर बना दो। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा है मैंने मेरा, मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच कर लेना। दूसरा पूछ रहे व्हाई डिड द यूएस लेजिस्लेचर प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग लॉज ऑन सेम सेक्स मैरिजेस। यूएस के लेजिस्लेचर को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो सेम सेक्स मैरिज के एग्जिस्टिंग लॉज को भी प्रोटेक्ट करने चला। तो क्या रीज़न था, क्या डर था उनको। तो उनका जो डर है वो निकाल लो, कोशिश करो निकालने की। फर्स्ट कमेंट में मैंने लिख दिया सही आंसर, वहाँ से मैच कर लो। तीसरे में पूछ रहा है समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू अकॉम्प्लिश, ऐसी चीज़ जो बड़ी मुश्किल है अकॉम्प्लिश करना, उसके लिए कौन सा वन वर्ड होगा। तो 3 वर्ड्स आपको करवाए हैं, जो भी 2-3 याद हैं इसके आंसर में लिख देना। चौथे पांचवें में मिलेंगी 2 एरर्स। पहली एरर मिल सकती है इस फ्रेज़ के आसपास और दूसरी एरर मिलेगी आपको यहाँ पे इस वर्ड के आसपास। ढूंढो कहाँ पे एरर्स हैं, हिंट मैंने आपको दे दी है। लास्ट में वर्ड आपसे पेंडेमोनियम पूछा है, पेंडेमोनियम का आपसे सिनोनिम पूछा है। डिपोजिशन है, डिस्पोजिशन है, हैवक है, एनार्की है, या एक से ज़्यादा वर्ड आपको इसके सिनोनिम लग रहे हैं इन पूरों में से। आपको लगता है ए और बी दोनों आंसर हैं, बी और सी दोनों आंसर हैं, या ए और सी दोनों आंसर हैं, तो डी अपना आंसर बना देना है।
6 क्वेश्चंस के कहाँ रखे आंसर्स, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से कमेंट्स में बताना। धीरे धीरे आप इंप्रूव करोगे, रोज़ अगर अटेम्प्ट करोगे ना, पहले 2 आएंगे, 3 आएंगे, फिर 5 6 भी आने लगेंगे, ऐसे आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। डालना कमेंट्स में। अगर आपको इस मामले में कुछ राय देनी है तो इंग्लिश में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। मुलाकात होगी कल नेक्स्ट क्लास में। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का। मेहनत करने के लिए अगर आते हो तो मोस्ट वेलकम है। ऐप पे प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलेंगे, लेकिन स्पून फीडिंग नहीं है ना। तो जो चाहते हैं बच्चे मेहनत करना, आए ऐप पे और भरपूर अपनी मेहनत करके फ़ायदा उठाएं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, टीम से आप बात कर सकते हैं वाया व्हाट्सअप। अंटिल देन